तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक नॉन कंडक्टिंग शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। उस पे बेस्ड मैं बहुत ही सिंपल से दो प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। वी हैव थ्री नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल शोन इन फिगर। इन सबसे अंदर वाले की रेडियस स्मॉल ए है, बीच वाले की स्मॉल बी है और बाहर वाले की कैपिटल स्मॉल सी है। अंदर वाले पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, क्यू, बीच वाले पे माइनस क्यू, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली, और बाहर वाले पे 2q। तो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, बट स्मॉल आर की डिफरेंट रेंज में बतानी है, तो क्योंकि डिफरेंट आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले स्मॉल आर अगर ए से छोटा होगा, मतलब सबसे वाले सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल रेडियल डिस्टेंस पे क्या होगी, फिर ए से बी के बीच में, मतलब पहले दो सेल के बीच में क्या होगी, फिर दूसरे तीसरे के बीच में क्या होगी, और सबसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इन सभी सवालों के लिए अलग अलग तरीके से बच्चे अप्रोच कर सकते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। बट मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना सिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर आप बोर्ड में कर रहे हैं तो आप कोई भी लेंदी क्वेश्चन मेथड फॉलो कर सकते हैं कि आप शो करना चाहते हैं एग्जामिनर को कि मैंने 10 लाइनें बर्बाद की हैं, पर कंपटीशन में हमारे लिए बेस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हमें चाहिए होता है। हमारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी स्फेरिकल फील्ड के लिए बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के मैं लिख रहा हूँ, और क्यू इन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मतलब सेंटर से, क्योंकि यहाँ पर सारे चार्जेस स्फेयर में हैं, तो ऑल द फील्ड विल बी स्फेरिकली रेडियल, है ना। पूरी की पूरी फील्ड स्फेरिकली रेडियल होगी। डेफिनेटली आप जो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे वो उसमें आपको हर बार स्फेरिकल से सरफेस लेनी होगी, फिर सिमिलर एप्लीकेशन लगाने होंगे। तो एक तरीका तो ये है आप कि किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो तीनों शेल की वजह से अलग अलग निकालें, उनके मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन देख के उन्हें जोड़ लें वेक्टोरियली, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर लें। ई वेक्टर इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों शेल की अलग अलग मत निकालिए, आप डायरेक्टली गॉस थ्योरम अप्लाई करिए इनमें, और जो मैंने जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ाया है फॉर एनी स्फेरिकल फील्ड, फॉर एनी स्फेरिकल फील्ड, आप इस फॉर्मूले को बच्चों अप्लाई करिए। बस आपको करना क्या है कि आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से आपको एक स्फीयर पास कराना है, सेंटर, कॉमन सेंटर रखते हुए, और उसको गॉसियन सरफेस मानते हुए उसके अंदर कितना चार्ज होगा क्यू इन बस आपको रखना है बेटा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप अलग अलग शेल की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे, इससे आप बच जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आइए दिखाता हूँ आपको। अगर सबसे पहला केस लेते हैं जब आर ए से छोटा होगा, तो आप देखिए यहाँ कहीं पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, मैं बना नहीं रहा हूँ, ये स्मॉल आर होगा, और यहाँ से जब गॉसियन सरफेस बनेगा इस तरह का, तो इसके अंदर बच्चों कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, तो क्यू इन बेटा यहाँ पे 0 है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी बेटा। सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस की, कि इन दोनों शेल के बीच में जब आर ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, तो देखिए कोई भी पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ से जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ऐसे गॉसियन सरफेस बनेगा, और इसके अंदर जब आप चार्ज देखेंगे तो जो ये पहला सेल था सिर्फ इसका चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू डिवाइड बाय क्यू। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदर वाले सेल का जो चार्ज आएगा, ठीक है बेटा। तीसरी सिचुएशन में अगर हम देखें, तीसरी सिचुएशन में जब आर हमारा बी से बड़ा है, सी से छोटा है, एक लाइन में हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा, बी से बड़ा सी से छोटा, तो यहाँ जिस पॉइंट पर वो कैलकुलेट करना, वहाँ से गॉसियन सरफेस आपको बनाते हुए, सेंटर मानते हुए, कॉमन सेंटर रखते हुए पास करना। इसके अंदर जो भी नेट चार्ज लाई कर रहा है, तो देखिए इस सेल का माइनस क्यू, इसका प्लस क्यू, तो क्यू इन की वैल्यू जो होगी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, और नेट 0 हो जाएगी। तो यानी इस रीजन में भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी बाहर वाले जो दो सेल हैं, बीच वाले सेल और बाहर वाले सेल के बीच में जो रीजन है, उस रीजन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगी, मीन्स उस रीजन का पोटेंशियल भी यूनिफॉर्म होगा। और सबसे बाहर रीजन है R ग्रेटर देन C,
तो सबसे बाहर रीजन कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे यहाँ पे, उसके लिए जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ये सारा का सारा चार्ज अंदर आ जाएगा और प्लस 2q माइनस q प्लस q, तो q इन की वैल्यू 2q होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा k इंटू 2q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो है k q इन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अप्लाइंग गॉस थ्योरम आप डायरेक्टली बच्चों ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब बच्चों सेम क्वेश्चन में अगर हमें पोटेंशियल लिखना हो, ठीक है, सेम प्रॉब्लम अगर हो हमें और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो डिफरेंट रीजन में, लेट अस सपोज मैं एक जनरल केस ले लेता हूँ दूसरा। हमारे पास 2 सेल हैं, चलिए 3 ले लेते हैं। इसमें Q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं Q1 Q2 सब साइन के साथ हैं, ये Q3 है ना। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होगी हम साइन के साथ वैल्यू पुट कर देंगे। और इसकी रेडियस है A, इसकी रेडियस है B, इसकी रेडियस है C। सेल का भी हम नामकरण कर देते हैं, इस सेल को कैपिटल A, इसको कैपिटल B, इसको कैपिटल C। अब बच्चों जैसे मान लो हमें कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट P है बेटा, P इज़ द पॉइंट। P की डिस्टेंस जो है सेंटर से वो R1 है, R1 है ना, स्मॉल R1 मैंने लिखी है, अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो R1 डिस्टेंस पे हमें P पॉइंट पे जैसे हमसे कहा जाए पोटेंशियल लिखिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बेसिक E डॉट डी आर नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिफरेंट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो आपको एक लेंदी इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़ने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। मैकेनिक्स में आप बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल पढ़ते हो, देन आप अप्लाई करते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना होता बेटा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हीट हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, इलेक्ट्रो हो, मैग्नेटिज्म हो, आपको क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको रिजल्ट और ग्राफ, फॉर्मूले और ग्राफ, 2 चीज़ें आपको हर हालत में याद होनी चाहिए। तो दूसरा तरीका ये है कि हम P पॉइंट पे जब पोटेंशियल लिखेंगे बेटा, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से, प्लस P पॉइंट पे पोटेंशियल Q2 की वजह से, बीच वाले सेल की वजह से, और P पॉइंट पे पोटेंशियल बाहर वाले सेल की वजह से। अब जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे जिस सेल की वजह से आप उस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा, क्योंकि सेल का जो फॉर्मूला होता है ना, आपको मैं याद दिला दूं, सेल का जो फॉर्मूला होता है वो KQ/R होता है अगर पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, या सरफेस पे है, और KQ/R होता है अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। मतलब सेल के बाहर अगर पॉइंट है तब तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस यहाँ पे लिखी जाएगी। लेकिन यदि वो पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस नहीं लिखी जाती है। इस बात को बहुत सावधानी से देखिए, बहुत ही अटेंशन में आ जाइए आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अंदर अगर पॉइंट होता है तो नीचे जो डिस्टेंस आएगी वो सरफेस की आएगी। और मैं बता चुका हूँ कि सेल के अंदर, सेल की वजह से उस सेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो सेल के सरफेस पे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं Q1 की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो Q1 के चूंकि बाहर है, यहाँ से डिस्टेंस R1 है, तो सेल के बाहर है, तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे KQ1 डिवाइड बाई R1, ठीक है, क्योंकि सेंटर से वहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, बिकॉज सेल के बाहर पॉइंट है तो बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा। सेल बी की वजह से जब पोटेंशियल लिखेंगे P पॉइंट पर, तो P पॉइंट सेल बी के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, तो अंदर लाई कर रहा है, तो अब सिर्फ B सेल को देखिए, बाकी को भूल जाइए। तो B सेल की जो रेडियस है वो B है, स्मॉल b। सेल के इस सेल की वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो इस सेल की सरफेस पे होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कैपिटल R की वैल्यू B है, तो दूसरे सेल की वजह से उस चूंकि पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहा है, तो इस सेकंड वाले सेल की वजह से अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो उसकी खुद की सरफेस पे होगा। तो यहाँ पे R1 नहीं आएगा, KQ2 डिवाइड बाई B आएगा। सिमिलरली सबसे बाहर वाले सेल के भी पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, तो KQ3 इसकी वजह से भी पोटेंशियल वो होगा जो इसकी सरफेस पे होगा खुद इसकी वजह से, तो KQ3 डिवाइड बाई कैपिटल R वाला, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है C। तो ये बच्चों P पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली
अगर मैं सेंटर का पोटेंशियल पूछूं, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सेंटर, तो सेंटर का पोटेंशियल भी वही होगा, ए के भी अंदर है पॉइंट, बी के भी अंदर है, सी के भी अंदर है, तो सभी इंडिविजुअल सेल्स की वजह से जो पोटेंशियल आएंगे वो वही आएंगे जो उनके खुद के सेंटर पे होंगे। यानी पहले वाले की वजह से KQ/A, चूँकि उसके भी सेंटर अंदर पॉइंट लाई कर रहा है, दूसरे वाले की वजह से KQ2/B, और तीसरे की वजह से KQ3/C। ओके, अब मान लीजिए अगर हमारा पॉइंट कोई यहाँ पर होता, अगर ये पॉइंट होता और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ कुछ भी P की जगह, ये पॉइंट को मैं कुछ T मान लेता हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज T और इसकी डिस्टेंस R2 मान रहा हूँ मैं, तो पोटेंशियल जो T पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, तो T पॉइंट पहले वाले सेल के बाहर है, तो अगर पहले वाले सेल के बाहर है तो पूरी डिस्टेंस आएगी, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बेटा, KQ/r2, और दूसरे वाले सेल के भी बाहर है तो इसके भी सेंटर से पूरी डिस्टेंस आएगी R2, पर तीसरे सेल के अंदर है तो इसमें उसकी खुद की रेडियस आएगी। ओके, अगर वो पॉइंट सभी के बाहर है, मान लेते हैं ये पॉइंट कोई X पॉइंट है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट X, ये बच्चों जो आएगा, ये अगर R डिस्टेंस है या यहाँ पे, तो यहाँ पे चूँकि सभी के बाहर है तो पोटेंशियल आएगा KQ1/R, उसकी वजह से भी सेंटर से पूरी डिस्टेंस ली जाएगी, और चूँकि सभी के बाहर है तो सभी से जो डिस्टेंस आएगी वही आएगी। तो इस तरह से आप पोटेंशियल अगर आपको करना है तो इस तरह से करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सॉल्व करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप QN का बस ध्यान रखेंगे और वहाँ से आप उसको सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसको बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। अब इसी में मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन पकड़ा रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर करिएगा सॉल्व करके, कि अगर मुझे इन सेल का, मतलब इसकी सरफेस पे, इसकी सरफेस पे, इसकी सरफेस पे सेल A का पोटेंशियल निकालना है, सेल B का पोटेंशियल निकालना है, सभी नॉन कंडक्टिंग हैं। अगर कंडक्टिंग हो जाएंगे बच्चों तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, वो मैं बिल्कुल एंड में आपको पढ़ाऊँगा एक हफ्ते बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर में, ठीक है ना। तो ये सेकंड फेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल ज़्यादातर इसी से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बहुत ही अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और इससे रिलेटेड आप कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।